अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सेठी से सवाल। मैं हूं सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सिर साहब, हस्ब मामूल पाकिस्तानी सियासत और पाकिस्तानी सियासत के अंदर जारी कशमकश, कोई इंटरनेशनल अफेयर्स में नहीं बात हो सकती। आपने कल सीरिया के इशू पर सैर हासिल बात किया, वो जैसे डेवलप होता है वहाँ बशार के बाद बशीर साहब के हवाले कर दिए गए और बुरी हुकूमत। तो जैसे डेवलपमेंट्स होंगी, रिच होंगी कुछ, तो फिर जाहिर है हम आपसे गाइडेंस लेंगे। बैक टू इमरान खान, बैक टू इमरान खान। बल्कि इमरान खान साहब ने जो बैक बजाई है अपने लीडरशिप की, उन्होंने कहा मैं अदम एतमाद नहीं कर रहा, लेकिन ये आप क्या ऐसे लग रहा है जैसे सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। इस पे मैंने आपका तज्जिया लेना है, क्योंकि कल हम बात कर रहे थे कि मुज़ाकरात की एक नैया चलाई जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, लेकिन अब जैसे इमरान खान साहब की तरफ से कल मीडिया से गुफ्तगू की गई अडयाला जेल में, उसके बाद से जैसे सारे पीटीआई रहनुमा जो हैं वो यू टर्न ले रहे हैं। वो यू टर्न तो चलो अपनी जगह पर बहुत अहम है, लेकिन जो अरसे से रुकी हुई FIR थी, जिसके लिए बाकायदा इमरान खान साहब ने कमेटी बनाई थी 26 नवंबर की शहादतों पे, हलाकतों पे, 17 दिन के बाद जाके एक क्रिमिनल कंप्लेंट लॉन्च की जाती है जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू कोहसार। और ये बैरिस्टर गौहर अली खान वर्सेस 7 to 8 रिस्पोंडेंट्स हैं, और जो 8वां है वो है अननोन कल्प्रिट्स। बाकी सब तो शहबाज शरीफ साहब है, मोहसिन नकवी साहब हैं, IG इस्लामाबाद एंड अदर्स। अब सोशल मीडिया के ऊपर इस कंप्लेंट को लेकर ये कहा जा रहा है कि अगर इमरान खान साहब पुश ना करते तो ये भी सामने ना आती है जो इतनी चार्जशीट है, और इस चार्जशीट में जो हलाकतों की तादाद वो 12 बताई गई है, 38 जख्मी बताए गए हैं और 139 लापता बताए गए। अच्छा, लापता के हवाले से भी पहले बहुत बड़े दावे थे। लतीफ़ खोसा साहब ने तो 200 से ऊपर तादाद हलाकतों की बताई थी, शहादतों की, और यहाँ 12 हलाकतें, और ये वही लिख रहे हैं। तो सिर्फ सब ये सवाल यहाँ पर यह है कि क्या FIR दर्ज होगी इस कंप्लेंट के बाद, और फिर मामला आगे बढ़ेगा, किस तरह से बढ़ेगा? 17 दिन के बाद जाके इन्होंने ये एप्लीकेशन दी है, और मेरा ख्याल है ये एप्लीकेशन वो पहली दफ़ा खान साहब के साथ मुलाकात हुई है कुछ अरसे के बाद जी। तो खान साहब ने दिया, इनको सारे सीधे हो गए, लाइन पे आ गए। हालांकि इनका दिल नहीं मानता था अच्छा। कि हमने ये काम नहीं करना, इस्टेब्लिशमेंट के साथ और झड़पें नहीं करनी। अच्छा। इसलिए आपने देखा इसके अंदर उधर कोई इशारा ही नहीं है, सिर्फ सारे इशारे जो हैं वो हुकूमत की तरफ हैं, और फिर जो नामालूम लिख के और आपने आपको फारग कर लिए। हाँ। ये सब सवाल उठा रहे हैं कि आपने थोड़ा सा गुरेज किया उधर जाने से जहाँ पर जलते हैं, क्यों? नहीं, अच्छा किया, अच्छा किया बिकॉज यही तो इशू है। खान कहता है कि उनका नाम लें, पार्टी कहती है नहीं बहुत हो गया, आपने उनका नाम ले लेके हमें इस मोड़ पे खड़ा कर दिया है, ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे, मायूसी हो चुकी है, पार्टी के अंदर फूट पड़ गई है, और लोग गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार नहीं हैं, लोग लॉन्ग मार्चेस करने के लिए तैयार नहीं है, और आपने एक करवाई और उसके बाद भी अब फिर हमें लाशें मिलनी। हमारा ये ख्याल था कि लाशों के साथ हमारा काम चल जाएगा, वो तो उल्टे गले पड़ गई हैं वो लाशें, जिसके साथ हमारा काम क्या गया है वैसे ही गड़बड़ हो गई बहुत। तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ और आपकी स्ट्रैटेजी। और अब जब भी हम आपको ये कहते रहे हैं कि जी ये स्ट्रैटेजी नहीं चलेगी, आप आगे से हमेशा एक ही लफ्ज़ कहते हैं, नहीं ये मास्टर स्ट्रोक है, यही है ना, मास्टर स्ट्रोक। बड़ी गेम खेल रहे हैं, बड़ी गेम खेल रहे हैं, वो बड़ी गेम खेलते खेलते अब छोटी गेम से भी महरूम हो गए। तो अब बात ये है कि ये जो ये ऐसे लगता है कि कल सारा दिन बेचारे बैठे रहे हैं। अच्छा। और बैठ के खोसा साहब ने ये बनाया कुछ, इसमें कोई भी पक्की बात कुछ भी नहीं है, जैसे है कि हवाई फायरिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा हम सबूत जमा करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे अवेलेबल होंगे हम आपको। अच्छा, अब ये है कि कम से कम इसमें जी 12 लोगों की शहादत की बात कर रहे हैं जी। ID कार्ड नंबर्स नहीं है, वो ID कार्ड नंबर नहीं है, उनके एड्रेसेस नंबर नहीं है, उनका कुछ पता नहीं है कौन है कौन नहीं है, बस सो एंड सो सन ऑफ सो एंड सो, ऐसे लगता है कि वहीं बैठ के कर लिया है। कोई एविडेंस नहीं है इसकी कि कोई ऐसे लोग हैं भी कि नहीं, और ये कौन है, कहाँ से है, एंड सो ऑन। और जो अगला है जो मिसिंग वर्कर्स है, उसका तो इससे भी बुरा हाल है। वो 139 है, वहाँ भी कोई ID कार्ड नंबर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एड्रेस नहीं है, एंड सो ऑन। तो कैसे इनको पता है कि ये लोग मिसिंग हैं? अगर ये पता है कि ये लोग मिसिंग हैं तो ये भी पता होना चाहिए कि उनके ID कार्ड नंबर्स क्या हैं क्या नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि यू नो सो एंड सो इज मिसिंग बट यू डोंट नो उसका अगला पिछला नहीं आप जानते? तो मतलब है ये रातों रात बैठ के ये बनाया गया है, किसी तरीके के साथ कुछ ना कुछ बना के और पेश किया जाए, और इतने डिले से ये, और वो पता है कि डिले अब इतनी होगी, अब FIR नहीं कटेगी। आमतौर पे ये होता है कि FIR कटती है विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स या 12 आवर्स और व्हाटएवर। अच्छा। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है ना जी। उसमें ज़रूरी नहीं होता कि एक्यूरेट हो, और आमतौर पे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में नामालूम लोगों का भी नाम नहीं आता, नामालूम लोगों ने ये अटैक किया, टेररिस्ट किया, ये किया। तो इस दफ़ा तो वो भी नहीं हुआ। तो इसलिए फिर अब इतने दिन के बाद तो फिर ये होता है कि अगर आप FIR कटवाने जाएं और पुलिस FIR नहीं काटती,
फॉर वन रीज़न और अनदर, तो फिर आप अदालत को से रब्ता करते हैं, अदालत को कहते हैं पुलिस को आप ऑर्डर करेंगे ये FIR काटे। तो ये सीधे अब अदालत के पास गए कि उनको पता है कि पुलिस ने तो नहीं काटनी है FIR। अच्छा, अब अदालत क्या इनसे क्या कहेगी अदालत, वी डोंट नो कि क्या वो पुलिस को कहेगी FIR काटें या इनको कहेगी कि और डिटेल लेके आए। और अगर इनको कहा गया कि डिटेल लेके आए तो इनके पास डिटेल नहीं है, इसीलिए तो ये कह रहे हैं जुडिशल कमीशन बनाएं ताकि कुछ शायद और कोई बातें निकल आएँ उससे। तो मैं समझता हूँ दिस इज़ अ बिलेट, मतलब ये वो वाली बात नहीं है देर आया दुरुस्त आया वाली बात नहीं है। अच्छा, ये मतलब देर से आया है और ये मजबूरी के तहत कोई खान साहब ने हार्ड लाइन ली हुई है कि भाई आप लोग तो बिल्कुल लेट गए हैं, अब तो आप कहते हैं कि ना FIR कटवाई आपने और आपका फिगर भी जो है कोई कहता है सैकड़ों की तादाद में लोग मिसिंग हैं और सैकड़ों की तादाद में डेड बॉडीज़ हैं, और उधर से आप खुद तस्लीम कर रहे हैं कि 10-12 ही हैं और वो भी आप पूरे डिटेल नहीं। तो ये मतलब है इस किस्म के सिचुएशन में उन्होंने ये किया है। बट ये मेरा जो पॉइंट है ना अबाउट द PTI जी, वो प्रूव होता है एवरी डे। मैं कहता हूँ ये पार्टी नहीं है, ये पार्टी जैसे बिहेव करती है ना, जिसकी सेक्रेटेरिएट होती है, ऑर्डर्स आते हैं, एक लाइन ऑफ कमांड होती है, जिम्मेदारी होती है, यहाँ है ही कोई नहीं। यहाँ जितने लीडर्स हैं उतनी लाइंस ऑफ कमांड हैं, कोई एक बात कर रहा है कोई दूसरी बात कर रहा है। अब सलमान राजा के ऊपर बड़ी क्रिटिसिज्म आ रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि जी आपने ये क्यों कह दिया 8 हैं या 10 हैं या 12 हैं, आपको क्या पता था, क्या नहीं पता था, कैसे आपने ये कहा। एंड उधर वो खोसा साहब जो है वो 400 से गिरते यही पिटिशन उन्होंने ड्राफ्ट की और उनकी टीम ने ड्राफ्ट की, और इधर ये वो खुद ही कह रहे हैं कि जी 12 से ज़्यादा। सो मतलब है कि इट्स सैड कि खान साहब जो हैं वो उनको पहले तो मेरा ख्याल है पूरी पिक्चर नहीं पता चलती, जो जाता है वो अपने एंगल से उनको अपनी पिक्चर। अब खोसा साहब जाएंगे तो अपने एंगल से बात करेंगे, अब बुशा बीबी जाती हैं वो अपने एंगल से बात करती हैं, गंडापुर साहब जाते हैं वो सोचते हैं कि मैंने तो एस्टेब्लिशमेंट से भी आगे बात करनी है, ये भी करना है, चीफ मिनिस्ट्री भी रखनी है, वो अपने एंगल से बात करते हैं। तो और वो वकील लोग जो है वो ज़्यादा सियासी तौर पे दे आर नॉट वेरी शार्प, तो वो एक लीगल फ्रेमवर्क के अंदर सब चीज़ें देखते हैं। तो इस किस्म की चीज़ हो रही है ना, आई थिंक खान साहब को पता नहीं है कि बाहर सूरत हाल क्या है, इसीलिए वो कॉलें दे रहे हैं और उनका ख्याल है आवाम फिर उठेगी फिर आएगी। पहले ये सिविल डिसोबीडियंस की कॉल दी उन्होंने और कोई रिस्पांस नहीं मिला, मेरा ख्याल सारे पार्टी लोगों ने जाके कहा ये नहीं चलेगा और यार इसको चलाना नहीं चाहिए, ये हमारे खिलाफ जाएगा, इसका ब्लो बैक इफेक्ट जो होता है कि जी लोग कहेंगे कि मुल्क के खिलाफ ही आप तो गवर्नमेंट के खिलाफ बात करें, मुल्क के खिलाफ। तो मुल्क अगर बैंकरप्ट हो जाता है या डिफॉल्ट की तरफ आ जाता है क्योंकि रेमिटेंसेस नहीं आ रहे तो मसला बन जाएगा। तो इस किस्म की चीज़ें हैं। आई थिंक अभी PTI को बड़ा रास्ता, तवील रास्ता जो है ना वो कवर करना है, और जिसे कहते हैं ना एक लीडरशिप जो है वो अगर बन जाए और एक कोहेरेंट पार्टी के तौर पे ये आगे बढ़े तो शायद इनको कामयाबी हो, मगर अभी जिस तरीके से ये हाथ पैर मार रहे हैं इट्स नॉट वेरी इंस्पायरिंग। ठीक है, अच्छा, लेकिन सिट साहब, इमरान खान साहब तो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। उन्होंने पार्टी लीडरशिप को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि आपने मुकदमा 26 नवंबर का उस अंदाज में पेश नहीं किया पार्लियामेंट के फोरम पे भी, और सिविल नाफरमानी की तहरीक से उसकी कॉल से भी पीछे हटने का कोई इरादा नहीं है। इवन के शेख वकास अकरम साहब ये कह रहे हैं कि जो 15 दिसंबर को शोहदा कॉन्फ्रेंस पेशावर में होने जा रही है उसमें बाकायदा ये फैसला किया जाएगा और पहले मरहले में 15 से 20% रेमिटेंसेस को रोकने का कहा जाएगा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को। मीनवाइल एंगेजमेंट हम नहीं देख रहे किसी भी लेवल की कि गवर्नमेंट मुज़ाकरात के हवाले से कर सके, बल्कि वो तो टॉन्ट कर रहे हैं, तंज का निशाना बना रहे हैं कि आखिरकार आप आए ना घुटनों के ऊपर और आप अब मुज़ाकरात का तरला कर रहे हैं जो कभी मान नहीं रहे थे। इमरान खान किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं लेकिन बाहर की लीडरशिप किसी और डायरेक्शन में जा रही है। तो 15 या 16 तक किसी ने कोई ना कोई फैसला तो करना है ना। हाँ, नहीं कोई नहीं फैसला होना, सीरियसली कुछ भी नहीं होना। कोई देखिए, एक तरफ खान साहब ने इनको कहा कि बातचीत करें, टीम भी बना दी, खान साहब नहीं बनाई ना टीम जी, तो फिर वो टीम अब करे क्या? अगर आगे से कोई तैयार नहीं है उनसे बात करने के लिए तो वो टीम क्या बात करेगी? दूसरी बात कि टीम को कह दिया कि ये बातें करनी है आपने, और वो कंडीशंस लगा दिए। अब वो कंडीशनल अनकंडीशनल बात होती तो फिर भी था, मगर यहाँ तो कंडीशंस लगा दी हैं, तो कंडीशंस जो हैं वो तो अनएक्सेप्टेबल है। हाँ। अच्छा, फिर उसको चेंज करके अब नई कंडीशंस हैं कि जी 2 कंडीशंस हैं हमारी बातचीत करने के लिए। एक ये कि जी आप लोगों को छोड़ें, हाँ। इनको आपने गिरफ्तार किया हुआ है और जुडिशल कमीशन बनाए। ये बातें आप पहुंच के वहाँ करें ना जी, ये नहीं कि पहले करें कि ये माने और हम बात करें। तो फिर बात क्या करनी है आपने? तो फिर आपने क्या बात करनी है? अगर ये पहले ही मनवा लेना है तो फिर आगे बात क्या करनी है? इसी को तो आपने बात करके मनवाना है उनसे, टाइम फ्रेम बनाना है, लॉजिस्टिक्स करनी है, ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा, यही तो डायलॉग होनी है। ये डायलॉग तो नहीं होनी कि खान साहब को
फौरन के केसेस ख़त्म करके प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। ये तो बातचीत नहीं होनी ना। आप चाहें, मगर वो दूसरी तरफ तो ये ऐसी सोच भी नहीं है। वो तो 4 साल डट के बैठे रहे। अच्छा, एक बड़ी जोहरी तब्दीली, माजर के साथ आपकी बात काटने को, एक बड़ी जोहरी तब्दीली आई रवैयों में। शिबली फराज साहब को हमने बैरिस्टर गौहर को असेंबली के फोरम पर ये कहते हुए सुना, आए आप हमारे भाई हैं, हम इस ऐवान के ज़रिए इंसाफ लेंगे। यानी सब कुछ पार्लियामेंट के ज़रिए करने का इरादा किया गया कि पार्लियामेंट के थ्रू होगा। लेकिन जैसे ही कल इमरान खान साहब से अडयाला में बातचीत होती है, मुलाकात होती है या मीडिया से गुफ्तगू होती है, उसके बाद असद कैसर साहब, अली जफ़र साहब और हामिद रज़ा साहब यू टर्न लेते दिखाई दिए। तो हम उनको लहजे सुन लें, वो क्या कह रहे हैं? मैंने सुना है। हाँ, सुना दे, ऐड करें। हाँ। असद कैसर साहब, अली जफ़र साहब, हामिद रज़ा साहब। इम्प्रेशन ये जा रहा है जिस तरह हम कोई दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारे साथ आके पीटीआई के साथ आके मुज़ाकरात करें। और मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और मैंने उनको ये पूछा तो बड़े गुस्से में थे वो, और उन्होंने कहा मुज़ाकरात का ये तरीका नहीं होता, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे। तो हमारी कोई डायलॉग, कोई मुज़ाकरात नहीं हुई। और कल जो मीडिया में रिपोर्ट हो रही थी कि हमारी मीटिंग हुई और कोई डिस्कशन हुई है, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, हमने कमेटी ज़रूर बनाई है और वो कमेटी जब मुनासिब समझेगी और हुकूमत संजीदगी दिखाएगी तो फिर हम उसके हवाले से देखेंगे और हम अपने बानी चेयरमैन से बाकायदा इंस्ट्रक्शन लेंगे, तब कोई आगे बात होगी। अभी तक तो मुज़ाकराती अमल आगे नहीं बढ़ा। कमेटी की अपनी इनफॉर्मल मीटिंग्स हुई हैं। जो गाइडलाइन है वो अडयाला जेल में बैठे इमरान खान साहब ही देंगे। अगर आप उन्हें बाहर ठरक के या माइनस करके मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो ऐसे मुज़ाकरात हमारे लिए काबिल अमल नहीं होंगे। अच्छा, हामिद रज़ा साहब ये कह रहे हैं कि माइनस इमरान खान हमें कबूल नहीं है। क्या कहीं पे ये बात हो रही है, मजबूर किया जा रहा है या दबाव डाला जा रहा है कि इमरान खान साहब से हटकर फैसले लिए जाएं, इसीलिए हमें पार्टी की डायरेक्शन कोई और दिखाई देती है? फिर रऊफ हसन साहब कह रहे हैं कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स हैं और ज़ाहिर है गवर्नमेंट से भी बात करेंगे तो अप्रूवल तो कहीं और से आएगा। तो सिर्फ वाकई कहीं लिंक हो रहा है, कनेक्शन? नहीं, देखिए, इस्टेब्लिशमेंट ने तो बड़ा वाजे कर दिया कि वो किसी से बात नहीं करेगी। वो कहते हैं गवर्नमेंट है, आप अगर ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन गवर्नमेंट आपस में बात करे। उन्होंने तो ये एक सो कॉल्ड प्रिंसिपल स्टैंड ले लिया कि अब खान साहब ने पहले एक ज़माने में कहते थे सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, फिर कहने लगे कि ठीक है गवर्नमेंट से भी बात करेंगे, अब कहते हैं स्टेक होल्डर से बात करेंगे। ये मैंने कल भी पॉइंट बताया। तो ये लोग फैसला कर लें, तरीका एक ही है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बराह रास्त बात नहीं होगी। वो मानते ही नहीं है कि हमारा कोई सियासी रोल है, तो आप उनके साथ क्या बात करेंगे? यहाँ तो सारा कुछ जो है वो गवर्नमेंट, अदालतें कर रही हैं या पुलिस कर रही है। इट्स ऑल अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। सो अब और लीगली भी यही सिचुएशन है। ये है कि इन्होंने जब कमेटी ये बनाई थी तो फिर ये कहते हैं हमने दरवाजे खोल दिए। पहले आपने दरवाजे बंद किए हुए थे, अब आप कहते हैं हमने दरवाजे खोल दिए। तो क्या दरवाजे खोलने के साथ आपका ख्याल है वो दूसरे लोग जो खड़ के भाग के अंदर आ जाएंगे आपसे बात करने के लिए? उनका तो इंटरेस्ट है बात ही कोई ना हो। वो तो ये चाहते हैं आपको क्रश करके फारग किया जाए। अच्छा। और बाय द वे वो अपने प्लान्स बना के बैठे हुए हैं। वो समझते हैं कि अब ये कमज़ोर हो गए और वो तकड़े हो गए। इससे पहले ऐसे लगता था ये बड़े तकड़े और वो कमज़ोर हैं। जी, 26 नवंबर के बाद। हाँ, तो अब ये ऐसे ही होता है कि जब बातचीत की बात आती है तो देखना पड़ता है आप कमज़ोर हैं या मजबूत हैं। और हमेशा यही होता है कि जो कमज़ोर आदमी होता है वो कोशिश करता है कि मैं थोड़ा मजबूत हो जाऊँ फिर बात करूँ, और जो मजबूत होता है वो कहता है कि मैं अभी बात करूँ तो बेहतर है, जब कमज़ोर हो जाऊँगा तो बात नहीं करनी, क्योंकि वीकनेस में तो फिर दूसरा बंदा एक्सप्लॉइट करता है ना। तो यहाँ वही सिचुएशन हुई है। ये अब कमज़ोर हो गए हैं तो अब तैयार हो गए बात करने के लिए। अब आपने दरवाजे खिड़कियाँ खोल दी हैं, दूसरा आने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है ऐसे क्यों आइए? वो कहता है अब आप आए हमारे, और वो आगे से कहते हैं हमारे दरवाजे पहले से खुले, हमने कभी बंद ही नहीं किए थे। और सही कहते हैं। शहबाज शरीफ साहब तो कब से कह रहे हैं, जब वो अपोजिशन में थे शहबाज शरीफ साहब, तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब जाते थे इमरान खान के पास, पैगाम जाते थे सब कुछ कि आए हमसे बात करें, हम आपसे बात करना चाहते हैं। आए आप हमसे नहीं, हम आपसे बात करना चाहते हैं, हमसे मिलिए। मिलजुल के जो आइन के मुताबिक अपोजिशन का रोल है उसको करते हैं, मिल के इलेक्शन कमीशन बनाते हैं, मिल के ये करते हैं, मिल के जो आइन कहता है। खान साहब कहते हैं मैंने चोरों के साथ बात ही नहीं करनी। तो इसलिए ये सारी एटीट्यूड ही पीटीआई की रही है। अच्छा। कि लेजिटिमेट तरीका जो है उसको आपने एक्सेप्ट नहीं किया। और अब सिचुएशन ये है कि यू आर ऑन अ वीक विकेट। अब आप कहते हैं जी हमारे साथ आके ये बात करें, वो नहीं आएंगे आपके पास, आपको जाना पड़ेगा। यू आर वीक नाउ बट यू हैव टू गो। और या तो ना आपको पता हो कि 2 हफ्ते के बाद आप फिर तकड़े हो जाएंगे,
ऐसी तो सूरत हाल नहीं है। और अगर आपने ये कॉल की कि जी सिविल डिसोबीडियंस की और वो फेल हो गई, अच्छा। तो आपकी तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, थोड़ी तो बिल्कुल रहना ही कुछ नहीं, थोड़ा रुड़ जाओगे तुसी। अच्छा। अभी फिर थोड़ी बहुत धमकी जो है खान साहब की वो चलती है, बट मैं आपको बताऊं जो बाहर पब्लिक ओपिनियन है, और मैं ये वो पब्लिक ओपिनियन थोड़ा सा इनफॉर्मल सर्वे मैंने किया है इधर उधर शहर में जाके। अच्छा, पाकिस्तान में? पंजाब, लाहौर शहर की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहा। ओके। और ये वो लोग हैं जो कि नून लीग के सपोर्टर थे, अच्छा। फिर इमरान खान के सपोर्टर बन गए, ठीक, और वही कल्ट फिगर्स, कल्टिश कि ही कांट डू एनीथिंग रॉन्ग। अब वो ये कह रहे हैं कि यार ये क्या कर रहा है, हम अभी भी इसको सपोर्ट करते हैं, हम अभी भी इसके लिए वोट डालेंगे, पर कर क्या रहा है ये? ऐसे लगता है इसको पता ही नहीं करना क्या क्या नहीं करना। और वो बिल्कुल समझते हैं कि कोई ऐसी पॉलिसी नहीं इख्तियार करनी चाहिए जिसके साथ मुल्क का नुकसान हो और उनकी ज़िंदगी के ऊपर उसका असर पड़े। देखिए, अगर मुल्क को तकलीफ होती है तो ये हम लोग ही हैं ना जिनके ऊपर वो सफ़र करेंगे, ऐसे ही है ना। तो और फिर पाबंदियाँ लग जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो वो ये समझते हैं कि खान साहब की स्ट्रैटेजी जो है वो चल नहीं रही है। अच्छा। खान साहब ये समझते हैं कि उनकी बड़ी ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी है। अच्छा, कुछ अर्सा पहले 2-3 महीने पहले मैंने भी ये कहा था कि खान की स्ट्रैटेजी बड़ी ज़बरदस्त है और खान जो है ना टॉक फाइट कर रहा है, और यकीन करें उस वक्त इट वॉज लुकिंग गुड। मगर व्हाट वाज मिसिंग, जो कि समझ नहीं आ रही थी कि ये इम्प्लीमेंट कैसे करेगा सक्सेसफुली। ऑन पेपर तो बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी थी क्योंकि सब खान को फॉलो कर रहे हैं, मगर इनकी जो पार्टी है ना, पार्टी ने बहुत लेट डाउन किया है। पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने भी बहुत लेट डाउन किया है। देखिए, यही तो इसीलिए पंजाब और केपी का मसला बन गया है कि पंजाबी नहीं उठे, ठीक। तो इस किस्म की इश्यूज भी अब बन रहे हैं। और पंजाबी लीडरशिप भी जो है वो आपको पता है उसके हिस्टोरिकली बड़े क्लोज रिलेशनशिप्स रही हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ, और सारे ही पंजाब का तो खाता ही है ये तारीख से। तो अब वो बात ये है कि थोड़ी सी लाठीचार्ज हुआ तो अब वो जो गुलबर्ग में लोग निकलते थे वो भी नहीं निकल रहे हैं, वो सब डरे हुए हैं। और तो वो जो क्रैकडाउन किया है, अच्छा। वो केपी में उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पंजाब में उसका बड़ा फ़र्क पड़ गया। और बाय द वे ये हिस्टोरिकल है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आप देख लें कि पंजाबी लड़ते नहीं हैं। पंजाबी बाय एंड लार्ज अगर आप वो सिखों को निकाल दें और वो जो इक्के दुक्के जो हमारे पंजाबी हीरोज़ थे या जो पंजाब में, बट बाय एंड लार्ज पंजाब हैज़ बीन कि जी पीस मिले, अमन मिले और कोऑपरेशन हो, और हमने खेती बाड़ी करिए, इसी अपना काम करिए, तो तुसी लड़ाइयाँ करनी तो उधर जाके करो एंड सो ऑन। और उधर जो केपी वाले लोग हैं, पठान से ऑलवेज वेरी मिलिटेंट, फ्रंटियर, ये वो वगैरह, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स अभी भी चल रही हैं। बट मैं समझता हूँ वहाँ भी मायूसी होनी शुरू हो गई है। ये जो आखिरी सिचुएशन हुई है ना कि अब इन्होंने अपने लोगों को प्रोटेक्ट भी नहीं किया और ख़ुद भाग गए, और भागने वाले भी तो उसी एथनिक ग्रुप से थे जिस ग्रुप से बाकी लोग हैं। तो ये दिस इज़ इट्स हर्टिंग पीटीआई, और पीटीआई का सपोर्टर जो है वो बड़ा मायूस है कि साढ़े लीडर कितने ने, एंड एक्सेप्ट फॉर इमरान खान। और बाय द वे इमरान खान की बड़ी तारीफ़ करते हैं, वो कहते हैं देखे साल से ज़्यादा हो गया है, अकेला लेटा हुआ है वहाँ, पड़ा हुआ है, अभी तक नहीं टूटा, अभी तक तकड़ा है, ज़हनी तौर पे कितना स्ट्रॉन्ग है। तो वो जितनी देर उसको अंदर रखा जा रहा है उतना उसके हीरोइक प्रोपोर्शंस बनते जा रहे हैं। वो होता है, आप किसी को जेल में रखेंगे इतनी अरसा और वो टूटेगा नहीं, वो तकड़ा रहेगा, तो वो तो हीरो बनता जाएगा। अगर पहले छोटा हीरो था तो और बड़ा हीरो बनेगा। अभी सिचुएशन यहाँ ये है कि इमरान खान को सारे हीरो मानते हैं अब, और बड़ा हीरो हो गया वो, तो इसलिए उसको फारग करना पॉसिबल नहीं है। मगर उसकी जो सारे जो साथी हैं वो गिरते जा रहे हैं अपने स्टैचर में, आवाम की नज़रों में। मगर खान साहब की जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, ज़ाती तौर पे वो कहते हैं बहादुर शख्स है, ज़बरदस्त आदमी है, देखे खड़ा कर दें शहबाज शरीफ को और इमरान खान को, वो लीडर लगता है, वो लीडर ही नहीं लगता, वगैरह वगैरह वगैरह। और वो बातें भी सही हैं। देखे ना, खान गया अमेरिका, चप्पलें पहन के गया, शलवार कुर्ता पहन के गया। अब लोग चीज़ इसको बड़ा पसंद करते हैं, आप लोग आवाज़ पाकिस्तानी नेशनलिज्म, ये वो असी बार टाइयाँ शाइयाँ पा के पहुँच जाने होते, वो कहते यार है कि वो खान ने कहा था ना एक ज़माने में ब्राउन स्किन, क्या ब्राउन साहब, तो वो लोगों को याद है ना कि असी तो चिट्टे लोगों के कपड़े पा के असी समझने असी चिट्टे हो गए हैं, तो वो खान जड़ा है उत्थे तो उत्थे ही जिते खड़ा सी, अपना कल्चर। हाँ, तो वो ये चीज़ें छोटी चीज़ें अपील करती हैं, ये अपील करती हैं। अगर और कोई चीज़ ना हो आपके पास तो ऐसी चीज़ें अपील करती हैं। और अगर आपको इतनी कम्प्लेक्सिटी, जितनी सईदा को पता है कि ये हो रहा है वो हो रहा है, लोगों को इतनी बातें नहीं पता होती। वो मोटी मोटी गल पता होती है कि खान जेल ही वो बाकी सारे फजूल लोग ने, वो देखो जी उन्हें की क्या, तो देखो जी वो नहीं गए बाहर, वो बंदा ही कोई नहीं निकले थे जी, उन्हें पूछो तुसी क्यों नहीं निकले, ओ
जी अस्सी क्यों निकली है, वो सानू को निकालने वाला होवे तो अस्सी निकली है, और नाले वो ही नहीं निकलना चाहते तो अस्सी क्यों निकली है। और खान बड़ा ठीक है। लेकिन सिर साहब ये सपोर्टर्स ये क्यों नहीं देखते कि जो लोग नहीं निकले या जिनसे मायूसी भी है वो भी इमरान खान साहब की चॉइस है? तो वो इमरान क्या करे, कहाँ से लेके आएगा लोग बंदा कितने ले आएगा। अच्छा हाँ देखिए ना, इसका मैं मतलब आपको पीटीआई में सिर्फ इमरान खान है? एब्सोल्युटली, पीटीआई में और कोई नहीं है, सब कुछ शरीफ आदमी है, कुछ थोड़ा सा गुंडा है, कुछ थोड़ा सा ये है, कुछ थोड़ा सा। और यहाँ वो जो है ना लीडरशिप, वो देयर इज नथिंग इन द पीटीआई। इससे कैसे बात बनेगी? जो एक जेल में बैठा है वही है सारा इनकलाबी और वही चेंज लाना चाहता है। अच्छा, उसका भी तो मसला ये है ना कि उसको समझ नहीं आ रही कि वो इनकलाब लाना चाहता है या जमहूरियत लाना चाहता है। कुछ इनकलाब और जमहूरियत में कोई तल्लुक नहीं है, मैच नहीं है। हाँ, जमहूरियत है कंसेंसस के साथ चलाना, ठीक है, नेगोशिएट करके करना, सियासत करना, ये सब। और इनकलाब तो वो कहते हैं सर पे खड़ा कर देता है सबको और खून खराबा कर देता है। वहाँ कोई मॉरलिटी नहीं होती, कोई प्रिंसिपल्स नहीं होते एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ द रेवोल्यूशन। अच्छा, तो खान साहब किसी दिन वो इनकलाबी बने हुए होते हैं, किसी दिन वो सियासतदान बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। ही इज़ कन्फ्यूज्ड। तो अब ये कन्फ्यूजन जो है, इसको आप 10 गुना मल्टीप्लाई कर दें तो ये आवाम और उनके लीडर्स तक आ जाती है। अच्छा सिर्फ साहब, हो सकता है इनकलाब से जमहूरियत का रास्ता लेना चाहते हो खान साहब, लेकिन मुझे ब्रेक से पहले अगर आप 2 सवालों के जवाब दे दें। एक तो ये कि रेंजर्स एहलकारों के कत्ल का मुकदमा भी इमरान खान साहब, उनकी अहलिया और पीटीआई लीडरशिप पर दर्ज कर लिया गया है, जो इस 24 नवंबर 26 नवंबर के वाक़यात में जो शहीद हुए। दूसरा, ये जो कंप्लेंट आई है पीटीआई की तरफ से, ये वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला के खिलाफ स्पेसिफिकली, क्या उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकते हैं? मुकदमा तो हो सकते हैं दर्ज। अच्छा, आज अदालत ऑर्डर करे कि जी ये FIR बनानी पड़ेगी, ओके, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लीगल ऑर्डर होगा। अच्छा, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब पर इस तरह से कत्ल का मुकदमा कि उसकी प्लानिंग उन एहलकारों की शहादत की डयाला जेल में की गई, लोग इसे तशबीह दे रहे हैं भुट्टो साहब के खिलाफ कत्ल के मुकदमे से कि आज नहीं तो कल ये बात वहाँ तक जा सकती। देखिए, ये बातें जो है ना करनी तो नहीं चाहिए। कत्ल की बात और इस किस्म की चीज़ें और डेथ पेनल्टी, ये बातें हमें नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये बड़ी खौफनाक किस्म की सूरत हाल होगी जब ऐसी बातें इस मुल्क में शुरू हो जाएंगी। हम अभी तक भुट्टो साहब के कत्ल को भुगता रहे हैं जी। कभी ऊपर इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, वो भी हमारे गले पड़ा हुआ है। और उसमें कोई अदलिया का रोल भी अच्छा नहीं था। तो अब बात यह है कि ना ही फ़ौज का उस वक़्त की क़यादत का रोल कोई अच्छा था। तो मेरा ख्याल है कि ये बातें नहीं हमें करनी चाहिए, इसको डिस्कस भी नहीं करना चाहिए। इन माई व्यू आई थिंक पॉलिटिक्स होनी चाहिए, इनकलाब की बात नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिक्स होनी चाहिए। पॉलिटिक्स के अंदर कुछ होते हैं प्रिंसिपल्स ही होते हैं कि पावर किस किस के पास है और उसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है। ये नहीं होता कि किसी एक से पावर ले के छीन के उसको बाहर निकाल दें। तो यहाँ सूरत हाल ये है कि एक दिन खान साहब कहते हैं कि जो पावर है, जो रियल स्टेक होल्डर है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, एक दिन कहते हैं कि मेरा साथ दें, दूसरे दिन कहते हैं अपने लोगों को इनको निकाल दें। तो यू कांट डू दैट। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि पीटीआई इनकलाबी सियासत नहीं कर रही। ठीक है, लगता है ऐसे कर रही है, क्योंकि जब इनसे बात करें तो वो सारा वक्त एंटी इस्टेब्लिशमेंट। तो मैं आगे से जवाब देता हूँ कि कल को ये इस्टेब्लिशमेंट आप पे हाथ में खड़ी हो जाती है तो फिर आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट रहेंगे या फिर आपकी वही बात हो जाएगी जो पहले हुई थी, सेम पेज शुरू हो जाएगा। तो क्या आप कोई प्रिंसिपल के ऊपर बात कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए, या ये कि रोल हो मगर हमारे साथ खड़े हो? हाँ, फिर ठीक है। तो फिर चुप हो जाते हैं, जवाब कोई नहीं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली कि ये गेम यही है, किसी तरीके के साथ इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ खड़ी हो और हम फिर मुल्क 10 साल 20 साल करें। ठीक है, तो ये है रिवायती सियासत का ढंग। असल में इससे गैर रिवायती अंदाज नहीं अपनाए जा सकते। बहरहाल इंसाफ की तरफ है सारी निगाहें, क्योंकि कल और परसों का दिन बहुत अहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्ट्रेटजी को अपनाना है या फिर सियासी धारे के साथ चलना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आईनी बेंच का बहुत बड़ा फैसला क्या जाहिर करता है। शो में साथ देने का शुक्रिया। सेठ साहब, फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल, ये एक अरसे से मामला अदालतों में ज़ेर समात है। एजाजुल अहसन साहब के बेंच ने कोई और फैसला दिया, बाद में जस्टिस तारिक मसूद और दूसरे जजेस आए, फिर वहाँ एक और फैसला हुआ और अब आईनी बेंच के सामने जब फैसला आया तो जो फौजी अदालतों को 9 मई के 85 मुल्जिमान को सज़ा सुनाने की इजाज़त मिली है वो मशरूत कर दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा मुकदमे के फैसले से उनकी सज़ाएँ मशरूत होंगी। क्या आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने ना वे अलाउ कर दिया शहरियों का ट्रायल फौजी अदालतों में? देखिए, मेरा ख्याल है जो आज जो फैसला किया उन्होंने
शायद वो प्रेशर आया उनके ऊपर चौधरी एतजाज़ से, और कि जी वो जो लोग फंसे हुए हैं उनका कोई फ़ैसला कर दें। तो मेरा ख्याल है उनका इरादा नहीं था, मगर फिर उन्होंने ये फ़ैसला किया कि ठीक है, अभी तक सज़ाएं सुनाई नहीं, क्योंकि वो ऑर्डर था अदालत का जी। जब तक फ़ैसला नहीं होता तो आप के सुन भी सकते हैं कि नहीं सुन सकते। तो वो अब उसकी इन्होंने ये जो कहा है कि जी आप फ़ैसला सुना दें, और जिसको आपने छोड़ना है छोड़ दें, जिसके ऊपर आपने थोड़ी सी नरमी दिखानी है, वो नरमी दिखा दें जी। और नरमी दिखा के या छोड़ दें या सज़ा जो भी देनी है वो दे दें, और फिर जेल मुंतकिल और बाकी लोग जो है सबको जेल में डाल दें, और ताकि वो जुडिशल रिमांड में चले जाएं और एज कॉन्विक्ट्स। अच्छा। फिर हम उनके केस सुनेंगे, और वो उस वक्त सुनेंगे पहली स्टेज पे कि क्या आप कर भी सकते थे ये कि नहीं। वो जो मेन इशू है ना कि जी क्या सिविलियंस कैन बी ट्राइड इन अ मिलिट्री कोर्ट और नॉट, ये इशू जो है कि इसके बारे में फिर हम बाद में फैसला करेंगे। मगर अभी उन्होंने ये कहा कि आप थोड़ी सी थोड़ी सी रिलैक्स करें इस चीज़ को। अच्छा, मैं समझता हूँ, मुझे इससे कुछ समझ आ रही है कि फ़ैसला किस किस्म का होने जा रहा है। मैं समझता हूँ कि फ़ैसला ये आएगा कि मिलिट्री अदालतें जायज़ हैं, सिर्फ मिलिट्री लोगों के लिए नहीं, सिविलियंस के लिए भी। अच्छा। मगर उसके लिए दो किस्म की चीज़ें डिफ़ाइन करनी पड़ेंगी। जो सिविलियंस जो कि क्राइम कमिट करते हैं वो बड़े वाज़े होनी चाहिए किस किस्म का चार्ज है, और क्या वो मिलिट्री के एम्बिट के अंदर आता है कि नहीं आता। ओके। तो इसलिए कि और जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा उनको ट्रायल करने का, वो भी देखना है कि वो सही प्रोसीजर फॉलो हो रहा है या नहीं फॉलो हो रहा। अच्छा। तो ये होगा, इसका जो नतीजा निकलेगा वो ये निकलेगा कि वो कहेंगे कि सिविलियंस जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो सकती है। अच्छा। ठीक हो सकती है, मगर ये शराइत पूरी करे और आप कर लें। और अगर ये शराइत पूरी नहीं होती तो वो फिर चैलेंज हो जाएगा हमारे आगे, और हम फिर उसके अंदर मुदाखलत करेंगे। तो मतलब ये है कि कुछ डिस्टिंक्शंस क्रिएट कर देंगे। देयर हैज़ टू बी कॉन्क्रीट चार्जशीट, और वो फिर अदालतें फ़ैसला करेंगी कि हाँ ये ये बंदे हैं, इसके ऊपर जो चार्जशीट लगी है और जो समझ आ रही है कि ये बंदा कर सकता था या ऐसे है, ये प्रीमा फाशी ठीक है, इसको आप मिलिट्री कोर्ट में कर ले, हम नहीं मुदाखलत करेंगे। और ये जो आप लोग ले गए हैं इनको, ये ऐसे लगता है कि ये उस खाते में नहीं आता, तो इसलिए इनको जो है आप मिलिट्री कोर्ट में ना ट्राई करें। अच्छा। या ये कि इनके जो केसेस हैं वो हम रिव्यू कर लेंगे बाद में, और उनके हम नहीं करेंगे। सो दोनों बातें हो जाएंगी। एक ये हो जाए सिविलियंस जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो सकता है, ठीक, और उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा। अच्छा। और ये कि कुछ ऐसे हैं जिसको चैलेंज भी किया जा सकता है और रिवर्स भी किया जा सकता है, और वो हम देखेंगे। अच्छा। सो दे विल क्रिएट अ प्रोसीजरल मैकेनिज्म जिसके साथ कुछ लोग जो हैं वो उनकी मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होंगी और वो चैलेंज नहीं होंगी, या करने की कोशिश भी करेगा तो अदालतें कहेंगे नहीं हम नहीं मुदाखलत करते। और कुछ होंगे जिनका वो लगेगा ऑन द फेस ऑफ इट कि ये दे आर नॉट लायबल फॉर इट, तो वो उसको फिर अलग कर देंगे। वो आर्टिकल 199 जो है आइन का, उसको थोड़ा सा गौर से लोग पढ़ लें। अच्छा। उसमें बड़ा जो प्रोसीजर्स है ना, किस तरीके से होना है और कैसे होना है, वो मेरा ख्याल उनकी अहमियत हो जाएगी। और सो इसलिए अब देखिए ना, इससे बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनको मतलब अब इनको पक्की एविडेंस भी शायद नहीं है कि दे एक्चुअली कैन बी ट्राइड अंडर मिलिट्री रूल। तो इसीलिए उन्होंने इशारा किया है कि कुछ लोग जो हैं उन पर नरमी करें, जिनको रियायत मिल सकती है उन्हें रियायत। देखिए मिलिट्री कोर्ट में नरमी शर्मी कोई नहीं होती, समरी ट्रायल होती है, कोई लंबी चौड़ी तो होती नहीं बात। तो इशारा कर दिया उन्होंने कि सबकी तरफ सबको ना करें, जो पक्के जो है जहाँ वो रख लें, बाकी जड़ों को जाने दें जी। नहीं तो वो फिर हमारे पास आएगा तो फिर हम वी माइट इंटरवीन और हम शायद वी माइट रिलीज देम। तो आई थिंक इस किस्म का कोई फैसला है। लेकिन आखिरी इख्तियार तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास ही रखा ना, इम्प्लीमेंट करने का। हाँ, उन्होंने क्या किया है कि मेरा ख्याल है जो करेंगे आगे दो हिस्से करेंगे, एक वो जिसमें अपने पास नहीं रखेंगे और एक वो जो अपने पास रखेंगे। ओके, फर्दर इनकी समातों में क्लैरिटी आएगी। लेकिन आज जो फैसला किया गया है ये सियासी तौर पर किसके लिए अच्छा है, किसके लिए बुरा? मैं समझता हूँ ये सियासी तौर पर तो सिविलियंस के लिए अच्छा है,
क्योंकि अब इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर प्रेशर होगा कि आपने कितने लोग को सज़ाएं जो हैं वो बरकरार रखनी है और किसी को आपने नरमी के तहत छोड़ देना है। अच्छा। क्योंकि अभी सज़ा अनाउंस नहीं हुई ना। अगर अनाउंस नहीं हुई तो इसका ये मतलब है अगर तैयारी भी की हुई है तो उसको रिव्यू कर लेंगे। अच्छा। तो ये इशारा है कि हमारे पे इतना प्रेशर ना डालें कि फिर हमें छोड़ना पड़े लोगों को। आप खुद ही कर दें, ओके। पक्के लोग और थोड़े कच्चे जो है उनको छोड़ दें, बिकॉज वो फिर हमारे पास ही आएंगे तो अब हम फिर वो फैसला आपके खिलाफ करेंगे तो आपको बात पसंद नहीं आएगी। बेहतर ये है कि हम वहाँ जाए ना, आप खुद ही कुछ छांटी वांटी कर दें ताकि ये इस्टेब्लिश हो जाए कि ये प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर आप कर सकते हैं और हम मदाखलत नहीं करेंगे। मगर वो उन्होंने रखा अपने लिए, अपने पास रखना ज़रूर है रिव्यू का पावर। ओके। तो ये क्या इमरान खान साहब के मिलिट्री ट्रायल की तरफ भी इसका कोई पहलू जाएगा जो आप कह रहे हैं कि स्टेज पर फैसला हो? देखिए वो बिल्कुल जा सकता है कि अगर इन्होंने वो केस बनाना है कि इट वाज 9th May वाज अ बिग कंस्पिरेसी और इट वाज अगेंस्ट द आर्मी and within the army and outside the army and it was like a treason or subversion or sedition and violation of army rules तो फिर तो definitely because अगर you are an army person and I am not और मैं आपके साथ मिल जाता हूँ to violate army rules तो फिर मैं भी आ जाता हूँ उसी जद में आ जाते हैं, उसी डिसिप्लिन में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन आज डिस्कस हुआ बाकायदा अदालत में क्या आगे भी इसी चीज़ को करेंगे वो। तो इसीलिए देखिए अगर फैज़ हमीद किसी के साथ राब्ते में था तो वो कह रहे हैं ना जी 10, 15, 20, 30, 50 लोग जी, तो आपने तो 200 पकड़े हुए हैं। तो बाकी बेचारों को तो पता भी नहीं था, वो तो शायद जज्बे में आके कुछ कर गए, तो कोई साजिश नहीं थी, उसे सेडिशन नहीं कहा जा सकता। अच्छा। हाँ, उसे प्रोटेस्ट कहा जा सकता। तो आई थिंक इस किस्म की वो बारीकियाँ ढूंढ रहे हैं। बट आई थिंक कि मिलिट्री कोर्ट्स कैन ट्राई सिविलियंस, फैसला यही होगा। अच्छा। कि उनके पास हक है कि वो सिविलियंस को ट्राई करें, मगर क्या वो हक यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये कितना हक है, वो जो है वो अपने पास अदालत रखेगी कि कुछ चीज़ें यस, कुछ चीज़ें नो। ठीक है, अभी ये खतूत तय होंगे। बहरहाल अब मौसम सरमा की तातीलात के बाद तक ये केस मुलतवी है, तो ये जो क्लैरिटी जिन खतूत पर सेठी साहब कह रहे हैं आज शायद मैसर हो सके और फिर ये बताया जा सके कि ट्रायल किस अंदाज में किया जाएगा सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में। 26वीं तरमीम का केस भी जी इंटरवेंशन करता हूँ। ख्वाजा हारिस है ना उनके दूसरी तरफ से गवर्नमेंट के या एस्टैब्लिशमेंट के जी, उन्होंने बड़े सही कदम के ऊपर उठाया अपना जो डिफेंस है ना या ऑफेंस है वो बड़ा ज़बरदस्त शुरू किया। अच्छा। किस पे किया? उन्होंने प्रोसीजर के ऊपर शुरू किया कि किसने क्या किया और कैसे किया और क्या उसकी नौयत थी और क्या ड्यू प्रोसेस फॉलो हुआ उनकी सज़ाओं में कि नहीं हुआ। अच्छा। तो वो जो सारे इश्यूज है ना जो प्रोसीजर के हैं वो उन्होंने उधर से शुरू किया। दैट इज़ ए स्ट्रॉन्ग पॉइंट। क्योंकि हाँ, अगर वहाँ ये कमज़ोर पड़ गए तो फिर अदालत कहेगी आपने तो वो 199 के अंदर जो सेफ गार्ड्स हैं वो तो फॉलो ही नहीं की। इवन तो ये ही स्टार्टेड ऑफ, बिल्कुल उन्हें पता है कि हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा और वीक पॉइंट कौन सा। ख्वाजा हारिस है ना, ख्वाजा साहब है वो भी। बहरहाल अब सब जो विंटर वेकेशंस हैं उसके बाद आईनी बेंच, फिर ये भी कहा जा रहा है कि 26वीं तरमीम का केस दूसरे हफ्ते में सुनेंगे। मीनवाइल जो आईनी बेंच की मुद्दत है 2 माह की, शायद वो भी ख़त्म हो जाए और उसके बाद आईनी बेंच की नई तश्कील होगी, यही बेंच कंटिन्यू करेगा। बहुत से सवालात अभी बाकी हैं और हवा में हैं, क्लैरिटी आएगी जनवरी में और भी बहुत कुछ होने जा रहा है। बहरहाल अब आपके सवाल होंगे एक ब्रेक के बाद। बात हो रही है अब आपके सवालों की, तो लाहौर से हसन साहब क्या जानना चाह रहे हैं? खान साहब का एक पॉपुलर नैरेटिव तो आ चुका है, ठीक है, और लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं और ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं। इसका कोई आप 1-2 चीज ऐसी बता दें कि जिससे इसका काउंटर किया जा सकता है। जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं वो झूठ पे झूठ बोल रहे होते हैं, नैरेटिव बेच रहे होते हैं, पर्सनैलिटीज या आइडलाइज कर रहे हैं इस तरह। तो सर इसका को काउंटर कैसे किया जा सकता है, ये सर थोड़ा सा बता दें। बड़ी मेहरबानी, $1 मिलियन मेरे अकाउंट में भिजवा दें। उससे कम पे मैं सोल्यूशन नहीं बताऊंगा आपको। डिजिटल करेंसी भेजेंगे। हाँ, और वो भी डिजिटल करेंसी भेजें, मुझे रुपीज़ में पेमेंट नहीं चाहिए मुझे कि जी इसका काउंटर क्या है। वो सारी लगी हुई है इसका काउंटर ढूंढने के लिए, सारी गवर्नमेंट लगी हुई है काउंटर ढूंढने के लिए, उनको समझ नहीं आ रही है काउंटर कहाँ से, और आप मुझे कह रहे हैं यहाँ बैठ के मैं आपको काउंटर बता दूँ। बड़ी ज़्यादती है। बात यह है जी कि जो इस वक्त स्ट्रेटजी चल रही है ना काउंटर करने की, मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है और ये भी कि वो क्यों कामयाब नहीं हो रही। अच्छा, अब बात यह है कि आपने देखा कि अभी मोहसिन नकवी साहब की परवेज़ खटक साहब से मुलाकात हुई
और आपने देखा पीटीआई की लीडरशिप के अंदर कितने लोग हैं जिनके ऊपर पीटीआई की लीडरशिप खुद इल्ज़ाम लगा रही है कि डबल एजेंट्स हैं। खान साहब खुद मायूस हैं इन कुछ लोगों से। कुछ लोग एस्टैब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं मगर लगता है इससे दूर हैं, कुछ लोग जो हैं वो दूर हैं लगता है इससे करीब हैं, एंड सो ऑन। तो मेरा ख्याल है जो नॉर्मली जो काउंटर करने के लिए इस किस्म की चीज़ को क्या किया जाता है, तारीख़ में तो जब भी इस्टेब्लिशमेंट ने किसी को काउंटर करना हो तो वो 2-3 तरीके होते हैं उनके पास। एक तो डंडा, वो तो आपने देख लिया, वो तो कर ही रहे हैं। क्या उससे कोई फ़र्क पड़ा? नॉट मच। सिर्फ ये कि कुछ लोग बाहर निकलने से डरते हैं, मगर जब वक्त आएगा तो वो खान के पीछे खड़े होंगे। तो मसला तो ये है कि खान के पीछे से हटाना है इनको, किसी और के पीछे लगाना है, और वो अभी नहीं हो रहा। तो ये फोर्स वाली चीज़ तो अब एक हद तक चलती है, उसके बाद नहीं चलती। और शायद ऐसे भी होता है कि और भी लोग डर जाते हैं ऐसी तैसी। ठीक है, वी आर कावर्ड्स, असी बाहर नहीं निकलते, डंडे नहीं खाने ऐसी, मगर एक बार मौका मिल जाए तो वोट तो खान नहीं देना ऐसी। सो मेरा ख्याल है ये तो इट्स नॉट सक्सीडिंग। ये शॉर्ट टर्म में सक्सीड करती है कि जी एक धरना होता है या नहीं होता, मगर लॉन्ग टर्म में सपोर्ट बेस है सपोर्ट बेस, तो इसलिए वो तो वहाँ तो काउंटर नहीं चल रहा। दूसरा हमेशा ये हुआ है कि उन्होंने कोशिश की कि पार्टी को डिवाइड कर दिया जाए। ये डिवाइड एंड रूल वाली भी फ़लसफ़ा जो है बड़ा पुराना फ़लसफ़ा है, गोरों के ज़माने से चलता आ रहा है डिवाइड एंड रूल, और वो अभी भी चल रहा है डिवाइड एंड रूल के। और उसमें क्या होता है कि जी एक पार्टी का फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाता है, कोई इधर हो जाता है, कोई उधर हो जाते हैं। वो पीपीपी की पहले वो पीपीपी 4 पीपीपीज बन गई, फिर वो जो ओरिजिनल पीपी थी वो कोई और ले गया, रजिस्टर करा लिया, एंड सो ऑन। नून की आपने देखा पहले कयूम लीग थी, फिर फ़लानी लीग थी, फिर फ़लानी लीग थी, फिर आखिर में आके नवाज़ लीग बन गई, और अभी भी वो पुरानी लीगें इधर उधर घूम रही हैं, एंड सो ऑन। तो ये भी एक स्ट्रेटजी होती है कि पार्टी को कमज़ोर करके उसका सपोर्ट बेस को डिवाइड किया जाए, रूल किया जाए। अब वो भी करने की कोशिश की जा रही है, मगर क्या अवाम इज़ नॉट लीविंग इमरान खान, तो वो भी कामयाब नहीं हो रही। तो अब आप फिर क्या कामयाब होगा? अदालतों के ज़रिए आपको सज़ाएँ देना। अब वो सज़ाएँ लोग को पता कि इमरान खान ने क्या किया, ऐसे नहीं है कि लोगों को नहीं पता, जजों को भी पता है, मगर क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग अवाम का प्रेशर है कि हम तो इमरान के पीछे हैं, कि जज भी कतराते हैं कि उन्होंने भी घर जाना है, उनके घर वाले भी हैं, शायद उनके घर वाले ही प्रो इमरान हैं। अब वो जज साहब तो नहीं कह सकते कि मैं प्रो इमरान हूँ कि नहीं। तो एक पूरा माहौल बना हुआ है बाहर, जिसको ये इनको समझ नहीं आ रही हाउ टू टैकल इट। अब आप आइए कि ये करेंगे क्या? ये यही करेंगे कि पार्टी को डिवाइड करके रखेंगे, कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करेंगे, कुछ क्रैकडाउन्स करेंगे, कुछ कानून बदलेंगे, कुछ जेलें भरेंगे, फिर छोड़ेंगे। ये चलता रहेगा, मगर कब तक चलेगा ये? जब आएगा वक्त आएगा वोट डालने का, तो फिर क्या होगा? फिर आप क्या ये क्राइसिस को कैसे आप हल करेंगे? वो किसी न किसी दिन तो वोट डालना ही डालना है। तारीख भी यही कहती है कि वक्त आ जाता है, एक बंदा हमेशा नहीं रहता, या एक डायलॉग हमेशा नहीं चलता, या एक बयानिया हमेशा नहीं चलता। और अगर खान डटा हुआ है तो फिर आवाम पीछे है। या तो ना खान टूट जाए, खान कहे मैं जा रहा हूँ, खान तो टूट नहीं रहा है। लोग मुझे कहते हैं कि देखो जी बाकी सारी गल सही है, मगर वो देखो ना जी 1.5 साल हो गया उन्होंने, वो टुटिया नहीं है ना को गल हुई ना, नर आदमी है। हाँ, अब वो जो नर है ना, ये लोग वो हैं जो कि खुद नहीं निकलते बाहर, उसको नर बना के बैठे हुए। वो इसलिए कि उनकी इमरान खान की बहादुरी जो है वो अपनाना चाहते हैं कि अगर हम उसको सपोर्ट करते हैं तो हम भी बहादुर हैं इन सम सेंस, मगर हम उस किस्म के बहादुर नहीं है कि हम बाहर निकलें। तो इसको एक साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इसको आप अपना लेते हैं। तो उन्होंने खान की बहादुरी, खान का जो भी है बयानिया, उसको अपना लिया है। अब वो यकीन करें या ना करें, मगर अपनी इज़्ज़त रखने के लिए उन्होंने ये कर लिया है। अब वो छोड़ते नहीं हैं इस चीज़ को। तो अब इसलिए जब आप पीटीआई वालों से बात करते हैं, वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। आप उनको इधर पकड़ते हैं, वो इधर चले जाते हैं, इधर उनको कहते हैं ये सही नहीं है, ये फैक्ट नहीं है, वो कुछ और शुरू कर देते हैं। वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने फ़ैसला कर लिया है। अब बात यह है कि ये किसी न किसी स्टेज पर ये फ़ैसला निभाना पड़ेगा, और ये आवाम को उनका हक़ जो है वो किसी न किसी स्टेज पर देना पड़ेगा। तारीख़ ये कहती है। आपने भुट्टो साहब को फाइल लगा दिया, उनका हक़ देना पड़ा उसकी बेटी को, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा देना पड़ा। आपने नवाज शरीफ साहब को फ़ारग कर दिया, फिर अवाम मियाँ के साथ थी तो देना पड़ा। अब जब अवाम मियाँ के साथ नहीं है तो मियाँ भी फ़ारग हो गए, एंड सो ऑन। तो अब बात यह है कि इस वक्त अवाम इमरान के साथ है। अब वो कौन सी अवाम है, कितनी अवाम है? KP की अवाम है, पंजाब की अवाम है, बलूचिस्तान तो खैर नाइदर है नो देर, वो अपना ही खाता, उनका खुला हुआ ट्राइबल। और कराची में आपको पता ही है कितनी डिवीजन्स हैं,
उर्दू स्पीकर्स, सिंधी स्पीकर्स, पंजाबी स्पीकर्स, पश्तो स्पीकर्स, और कब मिली जुली खिचड़ी पकी हुई है कराची में। बट पंजाब एंड KP मेजॉरिटी, पंजाब एंड KP 70%, 80%, 70%। तो वो जो ले जाता है पंजाब KP वो गवर्नमेंट बना लेता है, अल्लाह खैर सला। और सो दिस इज़ वे वी आर नाउ। अब इशू यही बनेगा, आज खान साहब सामने आए, आके कहें कि जी बयान दें, मैं तैयार हूँ टू एक्सेप्ट ये जो कुछ हुआ गलत हुआ, मगर मैं इसको मानता हूँ कि इसको चलाना पड़ेगा फॉर द सेक ऑफ द कंट्री। मेरे साथ ज़्यादती की गई, मगर मैं वो भी कौड़ा कोट करने तैयार हाँ। चलो जी अगे आओ, मुल्क वास्ते हुण दसो इलैक्शन कितों कराने जे, और मैंने दसो किस तरह फ्री एंड फेयर होंगे। और मैं ये वादा करता हूँ कि कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी। इनफैक्ट आप कानून आपके साथ मिलके बना लेंगे ताकि इंतकामी कार्रवाई ना हो, और जुडिशरी को और स्ट्रॉन्ग करेंगे ताकि कल को अगर मैं कोई गड़बड़ करूँ तो वो जुडिशरी अपने पाँव पे खड़ी रहे। कोई इस किस्म की बात करे ना, आगे आके रास्ता बनाए ना, फिर मुश्किल हो जाएगी इस गवर्नमेंट के लिए उसको डिनाई करना। तो खान को काउंटर करने का एक ही तरीका है कि खान को वापस मेन स्ट्रीम लाया जाए, उसको मेन स्ट्रीम से बाहर ना निकाला जाए। इस वक्त जो सोच हो रही है वो यही हो रही है, इसको किसी तरीके से ख़त्म किया जाए। ख़त्म नहीं है होनी PTI, ये PTI उस दिन ही ख़त्म होगी जब खान ख़त्म होगा, और ख़ान उस दिन ख़त्म होगा जब आवाम इसको रिजेक्ट कर देगी। अभी खान को रिजेक्ट करने के मूड में नहीं है आवाम। आप इलेक्शन करा लेते, जब इमरान को निकाला था तो आवाम ने इसको रिजेक्ट कर दिया था, मगर आपने वो चांस मिस कर दी। उसके बाद आपने जिस किस्म की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ फॉलो की हैं, आवाम आपको माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। अब कोई फ़ायदा नहीं है ये कहना कि अब 4% पे इन्फ्लेशन आ गई है, अब मईशत फिर चल गई है। इससे आवाम दे डोंट वो कह नहीं है, छठो पर नायदा है ना दे, हमने जो हमारे साथ जो हुआ है वो अब कैसे भूल सकते हैं। और एक्चुअली रियल इनकम्स आवाम की तो गिरी है ना, विद ऑल दिस इन्फ्लेशन एंड ऑल दिस प्राइस राइजेस। सो ठीक है, अब आपका अब आगे और नहीं इतनी बुरी हालत होगी, मगर जो हो चुकी है उसको आप क्या करेंगे। तो इसलिए यू नीड टू मूव टूवर्ड्स ए कॉम्प्रोमाइज़ विद खान। बोथ खान एंड द इस्टेब्लिशमेंट एंड द गवर्नमेंट नीड टू मूव टुगेदर। अगर आपने इस मुल्क को स्टेबल करना है तो आपने खान को मेन स्ट्रीम में वापस लाना है, और ख़ान ने अगर मेन स्ट्रीम में वापस आना है तो खान को भी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, लॉ। तो ये दो हाथ से ताली बजनी है। खान ख़त्म नहीं हो सकता और इस्टेब्लिशमेंट ख़त्म नहीं हो सकती। ठीक है, ये हकीकतें हैं मुल्क की। लेकिन इसी से आपके जवाब से जुड़ा एक सवाल इरफान कुरैशी साहब रावलपिंडी। आज इमरान खान एक मकबूल लीडर है। सेठी साहब मुझे ये प्लीज़ बता दें कि पौने 4 साल में इमरान खान ने पाकिस्तान के लिए क्या किया, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। कल अगर इमरान खान दोबारा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन गए तो क्या नवाज शरीफ दोबारा मकबूल लीडर बन जाएंगे? देखिए, मैंने अभी बताया कि खान प्रोजेक्ट था एक, उस प्रोजेक्ट के साथ तहत खान पावर में आया। खान ने 4 साल कुछ नहीं किया, नकम्मा। ही इज़ नॉट अ रूलर, एक्चुअली द रूलर इज़ नॉट अ, जैसे कहते हैं गवर्नमेंट नहीं चला सकता वो। खान की जो अटेंशन स्पैन है वो बड़ी चीज़ों के ऊपर है। ही इज़ नॉट अ मैनेजर, उस वन मैन शो है खान। मूवमेंट चला सकता है, पार्टी नहीं चला सकता, तो गवर्नमेंट कैसे चलाएगा। बट अब बात यह है कि वो 4 साल तो पता चल गया कि ये ज़ीरो है, इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि उसके बाद इलेक्शन हो जाती तो ये हार जाना था इससे। मगर अब वो सूरत हाल नहीं है। अब खान आता है अगर, तो पहली बात तो ये है कि शायद वो कुछ बातें सीख ली हों उसने, और उसकी कारकर्दगी जो है वो पिछली 4 साल से बेहतर हो। वी कांट से, बिकॉज वो कहते हैं लेपर्ड नेवर चेंजेस इट्स स्पॉट्स। तो अगर लेपर्ड जो है वो चेंज नहीं करता तो क्या खान तब्दील हो जाएगा, पता नहीं होगा या नहीं होगा, आई कांट से। मगर अगर खान फेल हो जाता है फिर, तो आपका सवाल यह है कि क्या नवाज शरीफ फिर मकबूल हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ जी कि ये बहुत बड़ी क्राइसिस है। ये जो नून लीग है ना, ये बनी इस्टेब्लिशमेंट के ज़ोर पे थी, और फिर इस्टेब्लिशमेंट ने इनको दूर कर दिया, निकाल दिया, और लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। अब ये फिर अब इस्टेब्लिशमेंट के कंधों के ऊपर चढ़ के आए हैं, और आवाम जिस मूड में है इनको फॉरगिव करने के लिए तैयार नहीं है। अब जो मर्ज़ी ये कारकर्दगी कर लें, इनका ख्याल है ग्रोथ शुरू हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट आ जाएगी, हम पैसे वैसे खिला देंगे, थोड़ी बहुत स्पेंडिंग कर देंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ वोट वापस आ जाएगा। हो सकता है खान से भी आगे जाते गलतियाँ हों, तो ये चांस है। मगर क्या नवाज शरीफ साहब की फिर मकबूलियत हो जाएगी? मैं समझता हूँ कि वो जो बयानिया बना है ना,
जैसे खान प्रोजेक्ट बना था, ऐसे एक और भी साथ प्रोजेक्ट बना था। वो प्रोजेक्ट ये था कि ये शरीफ्स और जरदारी चोर हैं। ये बयानिया बना के उन्होंने फिर बयानिया बनाया इमरान खान का इसके ऊपर। अब वो बात ये है कि खान का बयानिया तो बरकरार है, ये बयानिया भी कामयाब हो गया, जो कि अब पिछली इलेक्शन में आपने देख ही लिया जो हुआ है। और इस वजह से मियाँ साहब पीछे हट गए और उन्होंने शहबाज शरीफ और मरीम के हवाले कर दिया। मेरा ख्याल है ये शहबाज शरीफ साहब की आखिरी स्टेंट, पहली और आखिरी स्टेंट है एज प्राइम मिनिस्टर, और मेरा ख्याल है मियाँ नवाज शरीफ साहब फिर प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। मरीम का चांस है कि अगर इस फैमिली ने सियासत करनी है तो फिर देखना होगा कि मरीम कैसे सियासत करती है, बिकॉज़ आफ्टर ऑल इन्होंने 3 दहाइयों से ज़्यादा इन्होंने सियासत की है और कंस्टिट्यूंसीज़ बनाई हैं और सपोर्टर्स बनाए हैं। तो हो सकता है कि खान से कुछ गलतियाँ हों जिसकी वजह से थोड़ी बहुत रिवाइवल हो जाए नून लीग की, और उस रिवाइवल के अंदर अगर कोई मेन बेनिफिशरी होगा तो वो मरीम होंगी, क्योंकि मरीम जब से चीफ़ मिनिस्टर बनी है, मरीम ने 2 बातें दिखाई हैं आपको। एक ये बहादुर खातून है, खान भी बहादुर है, ये भी खातून बड़ी बहादुर है, ये भागने वाली नहीं है, ये छोड़ के इधर जाने वाली नहीं है, जेलें भी काट ली हैं इसने। तो एक तो ये है कि ये इसमें फ़र्क है फ्रॉम दी अदर्स। दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने अभी तक, अब साल हो गया शी इज़ बीन चीफ मिनिस्टर, कोई गलत कदम नहीं उठाया, कोई ऐसी चीज़ नहीं की जो कि इनके ऊपर दाग लग गया हो किसी किस्म का। तो इसका ये मतलब है कि अगर ऐसे ही इन्होंने कारकर्दगी की तो इनकी बिल्कुल छोटी मोटी कंस्टिट्यूंसी बन जाएगी पंजाब के अंदर। और अभी तो पहला साल है, अगर 3-4 साल इनको और मिल गए, 3 साल, तो हो सकता है अपनी कारकर्दगी के बेसिस के ऊपर ये अपनी कंस्टिट्यूंसी भी यहाँ बना लें। बिकॉज पेट्रनेज जो होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिक्स के अंदर। अभी पॉलिटिक्स ऑफ पेट्रनेज पंजाब में शुरू नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि अभी मेरिट के ऊपर काम हो रहा है और दूसरे तरीके से काम हो रहा है, सिफारिशें नहीं चल रही। मगर ये ऐन मुमकिन है कि जब इलेक्शन का पता चल जाए कि इलेक्शन आ रही है तो फिर ये सारे जो मेरिट बेस्ड पॉलिटिक्स है ये ख़त्म हो जाए और पॉलिटिक्स ऑफ पेट्रनेज शुरू हो जाए, जो कि एक ट्रेडिशनली पंजाब का एक रास्ता है फॉर सक्सेस। ठीक है, सवाल का जवाब मिल गया। क्या हो सकता है, आने वाला वक्त कैसा हो सकता है। मुनीब लाहौर से, इरफान भट्ट कनाडा से, बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चंस थे। मुनीब साहब तो एक मिसाल देते हुए कह रहे थे सोशल मीडिया का तोड़ कैसे मुमकिन है। बहरहाल आने वाले प्रोग्राम्स में आपके सवाल ज़रूर शामिल करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए लाने के बाद।